अच्छा, तो विद्यार्थियों, आज हम भारत के भौतिक विभाजन के बारे में बात करेंगे। भारत का भौतिक विभाजन इस प्रकार से है। भारत को भौतिक विभाजन की दृष्टि से 6 भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा है सतलज यमुना गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, चौथा है तटीय प्रदेश, पांचवा है द्वीपीय प्रदेश, छठा है थार का मरुस्थल। इसके आगे है द्वीपीय प्रदेश। भारत के द्वीपों की कुल संख्या 247 है, जिनमें से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 43 द्वीप अरब सागर में स्थित है। भारत के इन द्वीपों का निर्माण 4 कारणों से हुआ है। नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी या गाद के कारण, प्लेट परिवर्तन के कारण, ज्वालामुखी क्रिया और प्रवाल वृत्ति। भारत के द्वीपों को 2 भागों में बांटा जा सकता है: बंगाल की खाड़ी के द्वीप और अरब सागर के द्वीप। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो भारत के दूरवर्ती द्वीप और भारत के निकटवर्ती द्वीप। इसमें है, पहला है भारत के दूरवर्ती द्वीप। बंगाल की खाड़ी के तट के दूरवर्ती द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया है। ये यहाँ पर है, ये भारत का जो मैप बनाया हुआ है, ये इस तरफ भारत का मैप बनाया हुआ है। अब है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस तरफ, यानी कि भारत की जो पूर्व की तरफ और बंगाल की खाड़ी के अंदर है जो द्वीप है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर है सुमात्रा, और सुमात्रा से जस्ट ऊपर के उत्तरी भाग से टच करते हुए 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। यहाँ पर है ये मान निकोबार, छोटा निकोबार, कार, फिर छोटा अंडमान, फिर दक्षिण अंडमान, फिर मध्यम अंडमान, फिर उत्तरी अंडमान, फिर कोको चैनल ये यहाँ पर है। और यहाँ पर है कोको द्वीप। ये कोको द्वीप है, म्यांमार के अंतर्गत आता है। ये 14 डिग्री कोको चैनल है, 14 डिग्री को प्रदर्शित करता है, 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यह उत्तरी अंडमान है, इसमें है ना सैंडल पीक नाम से सबसे अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1732 मीटर। जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। यहाँ पर है डेलफोक द्वीप, ये यहाँ पर स्थित है डेलफोक द्वीप। इसी के पास में है ये यहाँ पर है नारकोंडम, जो मर्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम जो मर्त ज्वालामुखी है। यहाँ पर है बैरन द्वीप, यहाँ पर है सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत की सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आती है। इसी के अलावा जो दक्षिण अंडमान है, इसके पास में जो है एक द्वीप बना हुआ है सुभाष चंद्र बोस द्वीप, जिसको रोस द्वीप भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो भी यहाँ पर है। और पोर्ट ब्लेयर के अंदर है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। यहाँ पर सेलुलर जेल भी है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी स्थित है। यह है यहाँ पर कोरल रिप रिसर्च सेंटर भी स्थित है पोर्ट ब्लेयर के अंदर। यह है 10 डिग्री चैनल, यहाँ पर दक्कन पास भी स्थित है। इसी के साथ में है ना यहाँ पर माउंट हैरियट है, इसकी ऊंचाई है माउंट हैरियट, इसकी ऊंचाई है 3830 मीटर। इसका कुल क्षेत्रफल है 8249 वर्ग किलोमीटर।
जो अंडमान निकोबार द्वीप है उनका आज़ाद हिंद फौज ने 1943 में जीता। बाद में इसको है ना आज़ाद हिंद 1943 में जीता था। 75 साल बाद दिसंबर 2018 में इसका नाम आज़ाद सुभाष चंद्र बोस के नाम से रखा गया है। यहाँ पर है ये वाला जो रेड कलर का दिख रहा है, यहाँ पर है नील द्वीप, ये इसको शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके पास में है यहाँ पर जो पोर्ट ब्लेयर के पास में है या दक्षिण अंडमान के पास में कहा जा सकता है। इसको हैवलॉक है, जिसका नाम बदलकर अब है स्वराज द्वीप कहा जाने लगा है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ी से 14 डिग्री 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। इसका क्षेत्रफल इसका देशांतर 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। अंडमान द्वीप समूह में 7 बड़े छोटे अनेक छोटे बड़े द्वीप स्थित है। 7 बड़े द्वीपों में 4 अंडमान में और 3 निकोबार में है। 4 अंडमान के अंतर्गत आने वाले जैसे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, छोटा अंडमान। निकोबार के अंदर 3 आते हैं, कार निकोबार, छोटा निकोबार और मान निकोबार। अंडमान द्वीप निकोबार द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल 8,249 किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व 46 है, यानी कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत 46 लोग रहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क नॉर्थ बटन, मिडल बटन और साउथ बटन है। इसी के साथ भारत में मध्य प्रदेश के बाद राष्ट्रीय पार्कों की सर्वाधिक जो संख्या है अंडमान द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सेंट्रल पीक है 732 मीटर। उत्तरी अंडमान द्वीप जो उत्तरी अंडमान पर स्थित है। कार निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट थोलियर है तो 642 मीटर है। मान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। एक प्रसिद्ध पर्वत चोटी माउंट हैरियट दक्षिण अंडमान निकोबार दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 383 मीटर है। दक्कन पास या दक्कन पैसेज दक्षिण अंडमान व छोटा अंडमान के मध्य का जो भाग है दक्कन पैसेज के नाम से जाना जाता है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश या चैनल यह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश यह रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशिया व सुमात्रा से अलग करती है। कोको चैनल यह चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉर्क द्वीप को म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करती है। अंडमान द्वीप समूह की कुल राजधानी पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर भारत के 13 बड़े बंदरगाहों में से एक है। पोर्ट ब्लेयर प्रसिद्ध सेल्युलर जेल्स पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। पोर्ट ब्लेयर में परवाल वित्तीय कोरल रिसर्च सेंटर है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट महान निकोबार पर स्थित है।
बैरन द्वीप पर भारत का एक दक्षिण बैरन द्वीप पर भारत का एक दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी स्थित है। यह पोर्ट ब्लेयर से 138 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। यहाँ पर प्रथम बार लावा का उद्गार 1789 में हुआ था। इसके पश्चात 1995 2005 में 13 विस्फोट हुए हैं। यानी कि अभी जो वर्तमान में हुआ था जो 2005 के अंदर इसका जो सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ पर विस्फोट हुआ था। इसके आगे है यहाँ ज्वालामुखी लावा की ज्वालामुखी लावा का तीव्र उद्भेदन और उद्गार अंतिम बार 2017 में देखा गया है। नारकोंडम द्वीप यह द्वीप भारत के उत्तर दिशा में यह द्वीप बैरन के उत्तर दिशा में स्थित है। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है। छोटा अंडमान पर ओनगे जनजाति निवास करती है। अंडमान द्वीप निकोबार द्वीप समूह में 6 प्रमुख प्रजातियां निवास करती है। महान अंडमानी, ओनगे, जारवा, सेंटनालीज, निकोबार, चैंपियन, निग्रोइड प्रजाति से संबंधित ये 4 प्रजातियां महान अंडमानी, ओनगे, जारवा और सेंटनालीज। ये महान अंडमान ये निग्रोइड और मंगोलॉयड प्रजाति से संबंधित है। निकोबार या चैंपियन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सुभाष चंद्र बोस ने क्रमशः शहीद द्वीप स्वराज्य नाम दिया। अंग्रेजों ने अंडमान द्वीप समूह को रिची समूह और निकोबारी द्वीप समूह को लब्रिथन द्वीप समूह के नाम दिया। लब्रिथन द्वीप समूह नाम दिया, लेकिन वर्तमान में इसका नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दिसंबर 1943 में आज़ाद फौज द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार कर लिया गया। इसी विजय के उपलक्ष्य में 47 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1918 में रोस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया। इसी प्रकार नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप एवं हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया। अंडमान निकोबार समूह की प्रमुख फसलें चावल, नारियल, सुपारी है। इसके अतिरिक्त केला, आम, नींबू, चीकू, अनानास। इसके अतिरिक्त मसालों में की खेती की जाती है, जिसमें चीनी, दालचीनी प्रमुख है। दालचीनी यहाँ की प्रमुख मसाले हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 झींगा मछली प्रसंस्करण इकाइयाँ कार्यरत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एटोल से निर्मित अनेक द्वीप है। भारत के तट के निकटवर्ती द्वीप भारत के अब है, पहले ये दूरवर्ती द्वीप थे, भारत के तट के निकटवर्ती द्वीपों के अंतर्गत है। ये यहाँ पर देखो, न्यूमोर द्वीप, सागर द्वीप, व्हीलर द्वीप जो उड़ीसा के अंतर्गत आता है, इसको कलाल द्वीप भी कहा जाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप यहाँ उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। पंबन द्वीप और तलाई द्वीप। अब है न्यूमोर द्वीप। यह भारत और बांग्लादेश की सीमा पर गंगा नदी के डेल्टा पर स्थित है। यह भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित द्वीप है।
कौन सा द्वीप विवादित द्वीप है? न्यूमोर द्वीप, जो भारत और बांग्लादेश की सीमा के अंतर्गत आता है, जो विवादित द्वीप है। अगला है सागर द्वीप। यह पश्चिम बंगाल राज्य के तट के निकट स्थित एक द्वीप है। यहाँ भारत का प्रसिद्ध तीर्थस्थल गंगा सागर स्थित है। व्हीलर द्वीप, यह उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर के निकट स्थित है, जिससे इसे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम के ने अपने जीवन का अधिकांश समय इस पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया एवं मिसाइलों का परीक्षण किया एवं अपनी प्रसिद्ध पुस्तक माई जर्नी लिखी। इस द्वीप पर भारत का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु के बाद इस द्वीप का नाम बदलकर कलाम द्वीप रख दिया गया है। श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा यहाँ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील के निकट स्थित है। यहाँ पर उपग्रह प्रक्षेपण स्थित सतीश धवन केंद्र स्थित है। पम्बन द्वीप, यह पाक जल संधि क्षेत्र में तमिलनाडु के निकट स्थित है। यह भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कच्छवर्ती द्वीप, यह पाक जल संधि में, यह श्रीलंका है। ये श्रीलंका के का द्वीप है। यह भारत और श्रीलंका के मध्य विवादित द्वीप है। खच्चार द्वीप है ना, क्योंकि भारतीय मछुआरे जब मछली पकड़ने जाते हैं तो उनको श्रीलंका सरकार पकड़ के ले जाती है। इसके कारण यह विवादित द्वीप है। अब है सेतु संप्रदाय परियोजना। पाक जल संधि के क्षेत्र में स्थित पम्बन द्वीप, तलाइन द्वीप के मध्य छोटे छोटे द्वीप तोड़कर राम सेतु को तोड़कर समुद्री जहाज़ों के आवागमन के मार्ग का निर्माण करना सेतु समुद्रम परियोजना कहलाती है। इसकी कल्पना 2003 में तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में की गई, लेकिन यह परियोजना निर्माण करने के इससे पूर्व ही स्थगित कर दी गई। इसके प्रमुख कारण राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन, श्रीलंका की आपत्ति, धार्मिक संगठनों का विरोध और मन्नार की खाड़ी क्षेत्र में प्रवाल वृत्ति के रूप में जैव विविधता का नष्ट होना। इस परियोजना की लंबाई 167 किलोमीटर, 167 किलोमीटर, चौड़ाई 200 से 300 मीटर के निर्धारित किया गया है। अरब सागर के द्वीप। अब आप लोगों को मैं अरब सागर के द्वीपों के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर है ये वेलिंगटन झील, ये यहाँ पर स्थित है। ये वेमनाथ झील है यहाँ पर, ये दोनों पास में है। यहाँ पर मंगलोर है, यहाँ पर भटकल द्वीप है, यहाँ पर बुच्चर द्वीप यहाँ पर है, कैनियर द्वीप यहाँ पर है, हेनर ये द्वीप यहाँ पर है, एलिफेंट द्वीप यहाँ पर है। यहाँ पर मुंबई है जो सोलसेट द्वीप पर बसा हुआ है। ये यहाँ पर मुंबई हाई है, इसी के साथ
पास में ना अलियाबेट और खड़ियाबेट, ये दोनों द्वीप है ना गुजरात के अंदर है। ये यहाँ पर अलियाबेट है और यहाँ पर खड़ियाबेट है, ये यहाँ पर है गुजरात के। यहाँ पर ये जूनागढ़ है, यहाँ पर द्वीप है, यहाँ पर है दमन और दीव यहाँ पर स्थित है। ये सर क्रिक है, ये गुजरात के अंदर है। भारत पाकिस्तान का विवादित दलदली क्षेत्र सर क्रिक है ना। ये कांडला बंदरगाह यहाँ पर है और ये यहाँ पर है पिरोटन द्वीप। पिरोटन द्वीप यह कच्छ की खाड़ी में स्थित भारत का एक द्वीप है। यहाँ पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। अलियाबेट, खड़ियाबेट यह दोनों द्वीप नर्मदा व ताप्ती के नदियों के क्षेत्र में खंबात की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के भंडार स्थित है। दीव यह गुजरात के जूनागढ़ के निकट स्थित है। भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। दमन और द्वीप के अंतर्गत आता है। यहाँ पर प्रसिद्ध नगोया तट, देव का तट, जामपुर तट स्थित है। बम्बई हाई है। यह भारत का सर्व प्रमुख पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है जो मुंबई के तट के पश्चिम दिशा में 176 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी खोज 1965 में की गई थी, लेकिन पेट्रोलियम खनन कार्य 1974 में किया गया। यहाँ पेट्रोलियम के भंडार प्लेट फॉर्म का निर्माण किया गया है। इसे सागर सम्राट कहा जाता है। एलिफेंट द्वीप मुंबई के तट के निकट स्थित यह द्वीप एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित है। बशीन द्वीप मुंबई के तट के निकट ही है। यह द्वीप पेट्रोलियम खनन हेतु प्रसिद्ध है। हेनरे, कैनरे, बुच्चर, भटखल द्वीप यह चारों द्वीप मुंबई के चिकमंगलूर के तटीय क्षेत्र में स्थित है। विलिंगटन यह केरल राज्य में वेलना झील के निकट स्थित है। यह द्वीप मुख्य भूमि से 966 मीटर पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है। यह भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है। यहाँ पर यह राजमार्ग 5 किलोमीटर लंबा है। इस द्वीप पर नौसेना प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। अब है भारत के दूरवर्ती द्वीप। अरब सागर के जो दूरवर्ती द्वीप है वो है, जिसमें है लक्षद्वीप। ये यहाँ पर अरावती द्वीप है। यहाँ पर है पिंडरी द्वीप है। यहाँ पर है पद्मा, इलायची द्वीप, अम्ली, करावती, स्ट्रोड, 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय द्वीप, यहाँ पर 8 डिग्री चैनल। ये यहाँ पर 7.4 उत्तरी अक्षांश है। या इसके बाद में है यहाँ पर मालदीव देश। ये 71 से जो लक्षद्वीप है वो 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर तक विकसित है। यह लक्षद्वीप 8 डिग्री से लेकर 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री चंद्र उत्तरी अक्षांश से लेकर 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। तट के दूरवर्ती द्वीपों में लक्षद्वीप को शामिल किया जाता है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल 32.62 वर्ग किलोमीटर है। इसमें कुल 3262 किलोमीटर है। इसमें कुल 36 बड़े द्वीप शामिल है, जिसमें से 10 द्वीपों पर लोगों का निवास है।
लक्षद्वीप की राजधानी करावती है, जो करावती द्वीप पर स्थित है। सेंट रोड द्वीप, यह लक्षद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है। सेंट रोड द्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके आगे है पीटी द्वीप या पीती द्वीप। यह पक्षी अभयारण्य, यहाँ पर पक्षी अभयारण्य स्थित है। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ के अन्य द्वीपों में अगाती, अमीनी, कदमत, इलायची, मिनिको द्वीप है। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश यह रेखा लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करती है। 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यह रेखा मिनिको द्वीप को करावती द्वीप से अलग करती है। लक्षद्वीप का विस्तार 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरी विस्तार 1 डिग्री पूर्वी देशांतर 74 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। लक्षद्वीप की प्रमुख फसल नारियल, यहाँ नारियल का प्रति हेक्टेयर विश्व में सबसे परिचित है। लक्षद्वीप की मुख्य भाषा मलयालम है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों में मैंग्रोव सदाहरित वन, अर्धसदाबहार वन एवं मानसूनी वन पाए जाते हैं। लक्षद्वीप एटोल से निर्मित संरचना है, अर्थात इसका निर्माण प्रवाल या कोरल रीफ से हुआ है। तटीय प्रदेश, भारत के तटीय प्रदेशों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पूरे तट के प्रदेश, तटीय प्रदेश। ये यहाँ पर है पूर्वी तटीय प्रदेश और पश्चिमी तटीय प्रदेश। चिल्का प्रदेश, लेगून और पश्चिमी झील ये यहाँ पर है। बैकवाटर लेक, इसको बैकवाटर लेक भी बोला जाता है। वेवाल द्वीप और अष्टमुदी झील यहाँ पर है। पूर्णमुद्दा झील यहाँ पर है। यह कयाल, ये सारे हैं कयाल द्वीप, कयाल के नाम से जाने जाते हैं। पश्चिमी तटीय प्रदेश और पूर्वी तटीय प्रदेश, यह तटीय प्रदेश, इन दोनों के बारे में अंतर बताया जाएगा आपको। यह तटीय प्रदेश सकड़े हैं, अर्थात इनकी औसत ऊंचाई, औसत चौड़ाई 30 से 50 किलोमीटर है। यह प्रदेश अधिक चौड़े हैं, इसकी औसत ऊंचाई 80 से 100 किलोमीटर के लगभग है। यह तटीय प्रदेश अधिक कटे फटे तथा बंदरगाहों के निर्माण व मछली पालन हेतु अधिक उपयुक्त है। यह तटीय प्रदेश कम कटे फटे है, अतः बंदरगाह के निर्माण व मछली पालन हेतु अधिक उपयुक्त नहीं है। यहाँ नदियाँ एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। पश्चिमी तटीय प्रदेशों की बात है, जैसे नर्मदा ताप्ती है। यह नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि। महासमुद्री लहरों द्वारा कटाव की गिरे से छोटे आकार के हरे पानी की झीलों का निर्माण विशेष है। केरल राज्य में मालाबार तट में इन झीलों को कयाल कहा जाता है। जो उदाहरण के लिए वेबनाड है, अष्टमुदी है, पूर्णमदा है। झील का तीनों केरल में स्थित है। केरल के पूर्णमदा कयाल नौकायन के राष्ट्रीय ट्रॉफी आयोजन का प्रतिबंध। राष्ट्रीय नौकायन का ट्रॉफी आयोजन यहाँ पर किया जाता है।
प्रतिवर्ष किया जाता है। यह समुद्री लहरों द्वारा कटाव की क्रिया से बड़ी जो पूर्वी तट है उसकी बात हो रही है। यहाँ समुद्री लहरों द्वारा कटाव की क्रिया के से बड़े आकार के खारे पानी की झीलों का निर्माण हुआ है, जिनमें लेगून झील और पश्चिम जल झील है। बैकवाटर झील जैसे उड़ीसा के राज्य की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पुलिकट झील यह तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के राज्य की सीमा पर स्थित है। पश्चिमी तटीय प्रदेश में 3 प्रमुख तट स्थित है। कोंकण तट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा में फैला हुआ है। केरल तट यह गोवा राज्य की मांडवी नदी से कर्नाटक राज्य के मंगलोर नगर बंदरगाह तक फैला है। पूर्व तटीय प्रदेश में के 3 प्रमुख तट हैं। उत्तरी सरकार तट यह बंगाल, उड़ीसा में गोदावरी के डेल्टा तट से पहले तक विस्तृत है। गोलकुंडा तट यह आंध्र प्रदेश राज्य में गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा में विस्तृत है। कोरोमंडल तट यह कृष्णा नदी डेल्टा क्षेत्र के दक्षिणी भाग तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी भाग तक फैला हुआ है। अर्थात इसमें आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु के भाग आते हैं। यह मालाबार तट है। मालाबार तट यह कर्नाटक राज्य के बेंगलोर से केरल राज्य के दक्षिण भाग तक फैला हुआ है। इनके पश्चिमी जो तटीय प्रदेश वहाँ पर केरल, मालाबार तट और पूर्वी तटीय प्रदेश है उधर है। उत्तरी से गोलकुंडा तट है, कोरोमंडल तट है। ये देखो सतलज, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये यहाँ एक बार देखना आप लोगों को। इस वाले जो क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो समुद्र तटीय जो चौड़ाई है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है और यहाँ पर समुद्री चौड़ाई कम देखने को मिल रही है। यहाँ पर नदियाँ ऐश्वर्य बनाती हैं। यहाँ पर जो नर्मदा उतारते हैं ऐश्वर्य बनाते हैं और यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे गंगा नदी का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, मान नदी का डेल्टा है। यहाँ के जो क्षेत्र है वो कम पटे, ये पूर्वी जो भारत है वहाँ का जो क्षेत्र है वो कम कटे पटे है और जबकि पश्चिमी जो भारत का जो तटीय प्रदेश है वह अधिक कटे पटे हैं। कयाल का निर्माण कौन कौन से करते हैं? वेमनाथ कयाल, अष्टमुदी कयाल और पुन्ना मद्दा कयाल, यह कयाल का निर्माण करते हैं। अब है लेगून या पश्चिमी झीलों का निर्माण कौन कौन से है? यह यहाँ पर है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पास में है लेगून झील। जिसको लेगून झील या पश्चिमी झील, जिसको ये पुलिकट झील के नाम से जाना जाता है। चिल्का झील ये यहाँ पर है उड़ीसा के अंदर, यहाँ पर चिल्का झील स्थित है। सतलज, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानों का प्रदेश। यह मैदानी प्रदेश सतलज, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित किया गया है। इन नदियों व उनकी सहायक नदियों के द्वारा अनेक उपजाऊ मैदानी भागों का निर्माण किया गया है। इस मैदानी प्रदेश को निम्न 5 भागों में बांटा जा सकता है। जिसमें पहला है, ये देखो आप लोग, भारत को 5 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया गया है। जिसमें है पहला पंजाब हरियाणा का मैदान, जहाँ पर सतलज नदी जहाँ से सतलज नदी बहती है। सतलज नदी निकलती कहाँ से? राक्षस तालाब से, है ना, राक्षस झील से। इसके बाद में जो जहाँ पर यमुना नदी बहती है, गंगा यमुना नदी बहती है, यह इसी क्षेत्र से होकर गंगा यमुना नदी बहती है।
और यहाँ पर आके गिरती है, जिसमें है दूसरे नंबर है उत्तरी गंगा का मैदान। फिर यहाँ पर ये बी है, यहाँ पर उत्तरी गंगा का मैदान है। तीसरा है मध्य गंगा का मैदान। डी है यहाँ पर निम्न गंगा का मैदान। और यहाँ पर है असम ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस प्रकार से जो मैदानी भाग है उसको 5 भागों में विभाजित किया गया। ये इस प्रकार से दोबारा आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं। ये पंजाब, यहाँ पर पंजाब है, पंजाब हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर सतलज नदी राक्षस तालाब से निकलते हुए पाकिस्तान में जाती है। यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर के लिए बांध बनाए गए हैं। इसी के साथ में है ना, ये मानसरोवर झील है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और असम मेघालय और बंगाल देशों के अंदर जाके गिरती है। ये जो एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है पश्चिम बंगाल हुगली नदी से, हुगली नदी भी इसी में आकर मिल जाती है और एक महान डेल्टा का, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र का निर्माण करती है। इसी प्रकार है उत्तरी गंगा का मैदान। ये यहाँ पर है उत्तरी गंगा का मैदान, यानी कि एक क्षेत्र हो गया ये वाला, दूसरा क्षेत्र हो गया बी वाला उत्तरी गंगा का मैदान। सी वाला है मध्य गंगा का मैदान और डी वाला है निम्न गंगा का मैदान। इसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र है, ये असम ब्रह्मपुत्र नदियों का जो मैदान है, ये यहाँ पर स्थित है। अब आप लोगों को बताया जाएगा कि है ना, पंजाब हरियाणा का जो मैदानी क्षेत्र है उसके बारे में। यह मैदानी भाग पंजाब हरियाणा राज्य में सिंधु नदी की सहायक नदियों के प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में उपजाऊ मैदानी भाग का निर्माण कर दिया गया है। दो नदियों के मध्य का उपजाऊ क्षेत्र दोआब कहलाता है। इसी प्रकार पंजाब नदियों का उपजाऊ मैदानी क्षेत्र पंजाब कहलाता है। यहाँ के प्रमुख दोआब इस प्रकार हैं। ये देखो, इस प्रकार से ये नदियाँ बहती हुई, एक तो यह है सिंधु नदी का दोआब है। फिर इसके बाद में झेलम नदी यहाँ से बहती है। ये सिंधु नदी का दोआब यहाँ पर है। सिंधु नदी इधर से बह रही है, यानी कि जम्मू कश्मीर से ऊपर की तरफ से जम्मू कश्मीर के पास होकर बह रही। इसके बाद में झेलम नदी बह रही है, जिसको है ना चाइन दोआब के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है तो अपवा क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर मिट्टी फैल जाती है, जिस क्षेत्र में मिट्टी साथ में लेके आती है और फिर बाद में मिट्टी का फैलाव देखने को मिलता है, वो क्षेत्र दोआब कहलाता है। दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। इसके बाद में है चिनाब नदी। ये यहाँ पर चिनाब नदी इधर से बहती हुई सतलज, ये सिंधु नदी के अंदर मिलती है। इसका जो क्षेत्र है जिसको रिचना का दोआब कहा जाता है। यहाँ पर है रावी नदी, ये बाद में जाके चिनाब नदी के अंदर मिल जाती है। इसको बारी का दोआब कहा जाता है। व्यास नदी ये यहाँ पर से होकर सतलज नदी के अंदर मिल जाती है, जिसको बिस्त का दोआब के तहत कहा जाता है। इस प्रकार से जो नदियाँ मिलती हैं उनमें है सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है। यह नदियाँ तो मिलती है। अब इनमें इनके अंतर्गत जो दोआब बनने वाले है,
वो सिंधु और झेलम के बीच में दोआब बनेगा, वो सिंधु सागर दोआब के नाम से जाना जाएगा। झेलम और चिनाब के बीच में जो दोआब बनेगा वो दोआब के दोआब के नाम से जाना जाएगा। या चिनाब और रावी के बीच में दोआब बनेगा, वो रिचना के नाम से जाना जाता है। और रावी और व्यास नदी के अंतर्गत जो दोआब बनेगा वो रावी और व्यास नदी दोआब बनेगा, वो बारी और व्यास और सतलज नदी वो बिस्त। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। बेट पंजाब हरियाणा के मैदानी भाग में नदियों से निर्मित बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को बेट कहा जाता है। ये इस प्रकार से है जो जल बन रहा है और जल बह रहा है और बहते हुए जल के अंदर मिट्टी के अंदर खड्डे हो जाते हैं, उनको जो के नाम में पंजाब हरियाणा के मैदानी भागों में नदियों के पर्दन और कटाव से निर्मित छोटे छोटे खड्डों को जोक के नाम से जाना जाता है। जो की प्रधानता पंजाब के होशियारपुर क्षेत्र में देखने को मिलती है। उत्तरी मध्य और निम्न गंगा के मैदानी प्रदेश, यह मैदानी प्रदेश गंगा यमुना एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा कंकड़ पत्थर मिट्टी से अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार से है। ये पर्वत हिमालय पर्वतीय प्रदेश है। यहाँ से नदियों के द्वारा जब नदियाँ बहते अपने उफान क्षेत्र पर रहती हैं या जो बहाव क्षेत्र में रहती है तो सबसे पहले जो मोटे मोटे पत्थर आते हैं तो उनको बहाव कहा है। ये यहाँ पर इसके बाद में जो तराई क्षेत्र का निर्माण होता है और तराई क्षेत्र का निर्माण होने के बाद में ये नदियाँ अपने एक गंतव्य स्थान से होती हुई जाती है। जब ये नदियाँ अपने साथ मिट्टी लेके आती है तो एक बार मिट्टी फैल जाती है तो जो दूर तक फैलती है वो मिट्टी वो जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानी जाती है। इसको पुरानी मिट्टी या बांगर भी कहा जाता है। इसके साथ में अगर वो एक बार फैली हुई मिट्टी है उसके ऊपर दोबारा नई मिट्टी आकर फैलती रहती है, यानी कि मिट्टी की नई परतें एक बार मिट्टी के ऊपर नई नदी अपने पानी के साथ में मिट्टी लेके आएगी और जब ये मिट्टी दूसरी बार आगे एक मिट्टी के ऊपर तो एक नई परत छट जाएगी, दूसरी नई परत छट जाएगी तो वो खादर कहलाती है, जिसको नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जब ये मिट्टी अपने साथ में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लेके आती है उसको बोर्ड कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बनास नदी हमारे राजस्थान के अंदर है। बनास नदी में देखा होगा ना, उसमें मोटे मोटे पत्थरों को पत्थर देखने को मिलते हैं। इस प्रकार सब नदियों में देख रहे हैं। सफ़ेद जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है इसके ऊपर है एक सफ़ेद नमकीन की परत पर जम जाती है, नमकीन तरफ की, यानी कि जो सफ़ेद वाइट कलर की परत जम जाती है मिट्टी के ऊपर, उसको ना नमकीन रेह के नाम से जाना जाता है। फिर यह नदी अपने जो बहाव क्षेत्र है, अगर उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा से चलती है। यह अपने स्थान को छोड़कर एक सी आकार का आकार ले लेती है। इसको गोमुख झील कहा जाता है। यहाँ पर यह नदी ये इस तरफ से घूम जाती है और तो इस भाग में तो पानी इकट्ठा रह जाता है, क्योंकि एक बार खड्डा हो गया और खड्डा होने के बाद ये पानी यहाँ पर भरने लग जाता है। फिर ये नदी वापस अपने स्थान से बहने लग जाती है। तो यहाँ कई बार होता है ऐसा होता है कि बहुत तेज़ बारिश हो जाए या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इधर की बर्फ़ पिघलेगी हिमालय क्षेत्र के, और तो ये नदी के अंदर बहाव क्षेत्र बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर गोखुर झील बन जाएगी और यह झील
है ना। इस झील के अंदर पानी आता रहेगा नदी के द्वारा, और ये बड़ी झीलों का इस प्रकार से नदी के पास में गोखुर झीलों का निर्माण होता रहेगा। फिर भी ये नदी टेढ़ी मेढ़ी होके डेल्टा लास्ट में तो समुद्री क्षेत्र में गिरती है, तो ये गाद मिट्टी छोटी मोटी मिट्टी के कण हैं वो सब यहाँ पर आके रुक जाते हैं। तो इस प्रकार से जो मिट्टी का रुकना, जल का दलदले रूप में रहना, डेल्टा का निर्माण होता है। अब है बाबर। बाबर वह क्षेत्र है जहाँ हिमालय गंगा के आसपास, गंगा के आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव पाया जाता है। बड़े कंकड़ पत्थर अपेक्षाकृत हिमालय क्षेत्र की ओर तथा छोटे कंकड़ पत्थर मैदानी भाग की ओर पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में नदियाँ प्राय विलुप्त हो जाती है। तराई, यह बाबर के दक्षिणी दिशा में मिट्टी एवं जल के मिलने से एक दलदलनुमा क्षेत्र है। यह बाबर के दक्षिण दिशा में एक पट्टी के रूप में पाया जाता है। खादर के निकटवर्ती क्षेत्र नदी की लहरों के प्रभाव के कारण जिस नवीन जलोढ़ मिट्टी का जमाव हो जाता है उसे खादर कहा जाता है। यानी कि जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर, नदियों के द्वारा नई एक परत के बाद में दूसरी परत के रूप में नई मिट्टी लेके आई जाती है नदियों के द्वारा, उसको खादर कहा जाता है। इसी प्रकार आगे है, यह मिट्टी कृषि कार्य है तो अत्यंत उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस मिट्टी के कण बारीक होते हैं। बांगर, नदी में जल की मात्रा अधिक आने पर या बाढ़ आने के कारण में नदी के दूरवर्ती क्षेत्र में जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जमाव हो जाता है उसे बांगर के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी कभी कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ होती है। इस मिट्टी के कण खादर की तुलना में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। बांगर क्षेत्र में जल के सूखने के पश्चात मिट्टी के जिस सफ़ेद नमकीन परत का जमाव हो जाता है उसे रेत कहा जाता है। बूढ़, बांगर क्षेत्र में छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों के जमाव से निर्मित आकृति बूढ़ कहलाती है। गोखुर झील नदी के जल की मात्रा अधिक आने या बाढ़ आने के कारण नदी अपने मोड़दार मार्ग को छोड़कर सीधी गमन कर जाती है। तब नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में गाय के खुर के समान झील का निर्माण हो जाता है। इसे गोखुर झील के नाम से जाना जाता है या गोखुर झील भी कहा जाता है। डेल्टा नदी समुद्र में गिरने से पूर्व विभिन्न छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है जिसका आकार गणितीय त्रिभुज की आकृति के समान होता है। इसे डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा ग्रीक भाषा का शब्द है। डेल्टा कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इसी प्रकार आगे है, यह यहाँ पर दो शिलाकृतियाँ बनी हैं, वो इनका क्रम इस प्रकार से, शिलाकृतियों के नाम इस प्रकार के, उनकी विशेषता इस प्रकार के है। ये शिलाकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम इस प्रकार से बनता है। बाबर, कंकड़ पत्थरों का जमा होता है बाबर में। तराई दलदलनुमा क्षेत्र होता है। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। खादर के अंदर बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। रेह सफ़ेद नमकीन की परत मिट्टी के ऊपर सफ़ेद नमकीन परत जमता है। भूर कंकड़ पत्थर का जमा होता है। गोखुर झील गाय के खुर के समान की झील की आकृति और डेल्टा त्रिभुजा का आकृति, यानी कि अलग अलग नलियों के अंदर या अलग अलग शाखाओं के अंदर नदी बढ़ जाती है जिसके कारण डेल्टा का निर्माण होता है।
अब यहाँ पर है पहले हिमालय पर्वत है, फिर उसके बाद में भाबर बनेगा, फिर बाद में तराई क्षेत्र बनेगा, फिर बाद में खद्दर क्षेत्र आता है, फिर बांगर क्षेत्र आता है, फिर गोखरू झील आती है और उसके बाद में डेल्टा का निर्माण होता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की जो बातें हैं अगले पार्ट में आगे। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर नहीं समझ में आए तो बार बार देखने की कोशिश करें। थैंक यू।